सबसे पहले आता है कि वैप को डायग्नोस कैसे करना है। तो जो वैप है, इट इज़ टाइप ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया दैट अकर्स मोर देन 48 आवर्स आफ्टर एंडोट्रेकियल इंटुबेशन। तो एंडोट्रेकियल इंटुबेशन के बाद इसको 48 आवर्स बाद होना है। एंड इट्स अ टाइप ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया ऐसा निमोनिया होता है जो 48 आवर्स बाद हॉस्पिटल एडमिशन के डेवलप होता है। और जो वैप है डिवाइड होता है इनटू अर्ली ऑनसेट, जो कि विद इन फर्स्ट 96 आवर्स होता है, यानी 48 आवर्स से 96 आवर्स में मैकेनिकल वेंटिलेशन की इंस्टीट्यूशन के, और मोर देन 96 आवर्स आफ्टर लेट ऑनसेट होता है। जो अर्ली ऑनसेट होता है उसमें एंटीबायोटिक सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस या मेथिसिलिन सेंसिटिव स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। और लेट ऑनसेट में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट या MDR या XDRs होते हैं लाइक MRSA, क्लेप्सियला, सूडोमोनास और एसिनोटोबैक्टर, जो सबका फेवरेट होता है। रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? रिस्क फैक्टर्स ये हैं कि सबसे पहले पेशेंट एंडोट्रेकियल इंटुबेटेड हो, फिर ये एक रिस्क फैक्टर ये है उसकी बार बार इंटुबेशन हो रही है, अनसक्सेसफुल इंटुबेशन की, ये रिस्क फैक्टर है। आपने एंडोट्रेकियल ट्यूब स्टेराइल फैशन में नहीं डाली, ये रिस्क फैक्टर है। पेशेंट की खुद इतनी ज़्यादा सारी कोमॉर्बिड्स थी लाइक मेल न्यूट्रिशन, रीनल फेलियर, एनीमिया, या वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ था या उसको सेप्सिस था, अगेन रिस्क फैक्टर है। पेशेंट को आपने सुपाइन लिटा के नर्सिंग की है, फीड दी है, माइक्रो एस्पिरेशन हुई है, यही इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, तो ये रिस्क फैक्टर हो गया। पेशेंट को पोली ट्रॉमा हुआ है, अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर। और पहले एंटीबायोटिक्स मिलती रही हैं काफ़ी लंबा अर्सा, जैसे हो सकता है उसको COPD की एग्जैसरबेशन होती हैं उसको मिलती रही हैं, रिस्क फैक्टर। ARDS इज़ डिफरेंट फ्रॉम वैप, लेकिन ARDS इटसेल्फ वैप का भी रिस्क फैक्टर है। एज हर चीज़ में होती है इंक्रीजिंग, है डिलीरियम में भी थी। क्रोनिक लंग डिजीज़ अगेन नो बिगी। सो और सर्जरी हुई है चेस्ट पे या अपर एब्डोमेन पे। नाउ वी नो के वैप कैसे बनता है। जो आपकी कॉलोनाइजेशन है बैक्टीरिया की, वो या तो हुई होती है या पेशेंट को हो जाती है ऑरल, और वो पे ट्रिकल डाउन करती है माइक्रो या मैक्रो एस्पिरेशन के थ्रू एंडोट्रेकियल कफ के नीचे जाती है और बायोफिल्म बना लेती है। और क्योंकि पेशेंट का रिड्यूस लेवल ऑफ, मैं एक बात बताना भूल गया, एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है प्रोलॉन्ग पैरालिसिस। आप अगर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट देते हैं तो अगेन जब पेशेंट्स को अपनी ये क्लियर नहीं कर सकते सिक्रेशंस, उनकी ये माइक्रो एस्पिरेशन होती हैं, वो बायोफिल्म बनाती है, फिर वो ट्रिकल डाउन करती हैं और वो फिर निमोनिया कॉज कर देती है नीचे जाके, क्योंकि इनका कॉफ और म्यूकोसेलुलरी फंक्शन इम्पेयर्ड होता है, राइट। और मैंने अर्ली और लेट वैप का बता दिया था। नाउ प्रिवेंशंस, तो जो प्रिवेंशन है उसमें आपका वैप बंडल है नंबर 1। और जो वैप बंडल है वो क्या है? नंबर 1, हेड ऑफ बेड एलिवेटेड मोर देन, मतलब अराउंड 20 to 30 डिग्री, नंबर 1। नंबर 2, डेली सेडेशन ब्रेक्स, ये नंबर 2 है। नंबर 3 है कि आप ओरल हाइजीन की ख्याल रखते हैं। ओरल जो डी कंटेमिनेशन है उसके लिए आप क्लोरेक्सिडीन दे सकते हैं, या फिर आप सेलेक्टिव डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या ओरोफ्रिंजियल डीकंटामिनेटिंग एजेंट दे सकते हैं। ये एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि नॉन एब्जॉर्बेबल होती हैं। इनमें क्लोरेक्सिडीन भी है, इसमें वेनको भी है, इसमें जेंटा भी है, और इसमें कोलेस्ट्रीन भी है। और फिर आपकी कॉन्टिन्यूस सबग्लोटिक सक्शन है, और जो सबग्लोटिक सक्शन है वो आपका ऐसी एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है जिसमें सबग्लोटिक पोर्ट होता है, उसके थ्रू आप सक्शन लगा लेते हो कॉन्टिन्यूसली, ताकि जो भी नीचे बायोफिल्म है वो बन ही ना सके, माइक्रो एस्पिरेट सक्शन आउट हो जाए। नंबर 4, आपकी कफ प्रेशर बार बार चेक करें, और ये प्रिवेंशन में जैसे लिखा है कि 20 या 30 से ज़्यादा ना जाएँ, ठीक है। और सॉरी, कम ना जाएँ, 20-30 एटलीस्ट रहें, ताकि माइक्रो एस्पिरेशंस कम हो। तो अगर इससे कम हो रहे हैं कफ प्रेशर तो आपने बढ़ानी है, और 4 आवरली आप ये चेक करते रहें एटलीस्ट, ठीक है। और जो सबक्लोटिक सेक्शन है वो एटलीस्ट 2 आवरली हो। और फिर स्ट्रेस अल्सर प्रोफिलैक्सिस, अगर लो रिस्क पेशेंट्स फॉर स्ट्रेस अल्सर्स हैं तो उसमें आप बंद कर दें, क्योंकि जो स्ट्रेस अल्सर्स की प्रोफिलैक्सिस है वो वैप का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। उससे गैस्ट्रिक पीएच बढ़ जाती है और बैक्टीरिया वहाँ फ्लरिश करते हैं, और फिर वो ऊपर रिगर जो कि ओरोफेरिंक्स में आ जाते हैं, ठीक है।
इसमें सिल्वर कोटेड ईटीटीज़ की बात की है कि ये सिल्वर की ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है, तो दे कैन पोटेंशियली आल्सो बी प्रिवेंटिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वैप। नेक्स्ट अप वी हैव डायग्नोसिस। जो डायग्नोसिस है उसके लिए आपका ये क्लिनिकल पल्मोनरी इन्फेक्शन स्कोर आता है। मैं इससे ज़्यादा एक आसान स्कोर बताता हूँ, लेकिन आने आपको दोनों चाहिए। तो ये फिगर एट ऑल ने बताया हुआ है कि आपकी प्यूरेंट स्प्यूटम और रेडियोग्राफिक इनफिल्ट्रेट्स, ये 2 चीज़ें होनी चाहिए, और इसके साथ या तो फीवर है या ल्यूकोसाइटोसिस है। तो पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स विद प्यूरुलेंट स्प्यूटम, इन प्यूरुलेंट स्प्यूटम है, फिर आपने एक्सरे कराया, पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट आ गया, अब इसके साथ या तो फीवर है या ल्यूकोसाइटोसिस है। तो दैट्स वन। बट जो दूसरा पूछा जा सकता है वो क्लिनिकल पल्मोनरी इन्फेक्शन स्कोर है, PIS, पल्मोनरी इन्फेक्शन स्कोर। इसका निमोनिक है TTT कॉक्स। इसमें आपको 6 और मोर पॉइंट्स चाहिए टू रेज सस्पिशन ऑफ वैप। अब TTT कॉक्स में पहला T टेम्परेचर है, ठीक है, दूसरा TLC है, और TLC में वही 4000 से 11,000 जीरो है, तो 4 से कम या 11,000 से ज़्यादा है तो 1 है, 500 से ऊपर बैंड चल रहा है तो 2 है। और तीसरा T ट्रैकियल सेक्रेशंस है, माइल्ड, नन, माइल्ड, प्यूरेंट। TTT हो गया। C से कल्चर रिजल्ट्स हैं जो कि नो ग्रोथ है, मॉडरेट ग्रोथ है, एंड मॉडरेट ग्रोथ के साथ साथ पैथोजन भी है जो कि ग्राउंड स्टेन में आया था, वही पैथोजन ग्लो भी हो गया। तो ये C हो गया। O से ऑक्सीजनेशन है, PFS ग्रेटर दैन 40 एंड नो ARD और ARDS, एंड फिर ज़्यादा स्कोर 2 मिलता है अगर लेस दैन 240 हो और ARDS भी ना हो, तो फिर आप वैप की तरफ जा रहे हो। और जो आखिरी है X है, वो है चेस्ट एक्सरे जिसमें नो इन्फिल्ट्रेट, डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेट एंड लोकलाइज इन्फिल्ट्रेट। तो आपको 6 और मोर पॉइंट चाहिए आउट ऑफ टोटल ऑफ 12 टू डायग्नोज इट। अब आपने बायोलॉजिकल एवेल्यूएशन लाजमी करनी होती है। जो ट्रेकियल एस्पिरेट है वो अगर आप भेज रहे हैं तो आपका 10 इस, आप उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव भी। अगर आप क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं तो जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है उसमें आपका हाई सेंसिटिविटी है लेकिन लो स्पेसिफिसिटी है, यानी अगर वो नेगेटिव है फिर तो वैप नहीं है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव है तो वैप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो फिर आप क्वांटिटेटिव भी करा लेते हो बाद में, या साथ ही क्वांटिटेटिव आपको बताता है कि कितने कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ml ग्रो हुए हैं। तो अगर 10:5 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ml या से ज़्यादा हुए हैं तो दिस इज़ कंसिस्टेंट विद वैप। उसके बाद आपका ब्रोंकियोलर लिवाज है, एस्पिरेटर जो हम ICU में भेज देते हैं, पहल में आप ब्रोंकोस्कोप के थ्रू जाते हो और 20 ml के फ्लैशेस भेजते हो और उसको एस्पिरेट करते हो। तो इसमें अगर आपका 10:4 है, क्वांटिटेटिव में CFU पर ml, और जो प्रोटेक्टिव स्पेसिमेन ब्रश है उसमें 10:3 CFU पर ml है। प्रोटेक्टिव स्पेसिमेन ब्रश और बाल में इतना फ़ायदा नहीं है कोई बहुत ज़्यादा, लेकिन वैसे ये थ्योरेटिकली प्रोटेक्टेड स्पेसिमेन ब्रश से ये फ़ायदा होता है कि वो, क्योंकि ब्रोंकोस्कोप आपका जगह जगह गुजर रहा है तो कंटेमिनेट कर सकता है ना, आपका एक कंटेमिनेटेड सैंपल हो सकता है, तो इससे कंटेमिनेटेड सैंपल नहीं होगा। ये ब्रोंकोस्कोप के थ्रू ही नीचे भेज दिया जाता है। एक चीज़ होती है जिसके अंदर ब्रश लगा होता है और उसके थ्रू वो रब करती है अगेंस्ट द ब्रोंकियल वॉल्स, और स्पेसिमेन वो जो भी ब्रश्ड ऑफ आता है उसको वो ले लेती है। तो ये मोर ऑफ अ स्टेराइल फैशन है ऑफ ऑब्टेनिंग सैंपल। डिफरेंशियल्स क्या है? पल्मोनरी एडीमा हो सकता है, ये एटिलेक्टेसिस हो सकता है, ARDS हो सकता है, एक्यूट लंग इंजरी हो सकती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, पल्मोनरी हेमरेजेस हो सकती हैं। दे आर ऑल द डिफरेंशियल्स। और जो ट्रीटमेंट है उसमें सबसे पहले आपने नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल में आपने सोर्सेज को सही करना है, जो सारी ऊपर रीजंस मैंने बताई थी, सुपाइन में लेटा हुआ है और नर्सिंग की जा रही है, फीड दी जा रही है, सबग्लोटिक सक्शन नहीं लगाई गई, पेशेंट को कोई अंडरलाइंग सेप्सिस है, कोई और रिस्क फैक्टर है, पेशेंट की माइक्रोस्पिरेशन जा रही है, कफ प्रेशर लो है। सो इन सारी चीज़ों को एड्रेस करें एंड वेंट लंग प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजीज अप्लाई करें जो कि हम ARDS में पढ़ेंगे। बट ऑलवेज से दैट पल्मोनरी हाइजीन अच्छी रखें, चेस्ट फिजियोथेरेपी करें। और जो स्पेसिफिक है उसमें आप ये करते हैं कि पहले हम फिर एक एंटीबायोटिक स्टार्ट कर लेते हैं बेस्ड ऑन, या तो आपको पहले से पता है कि क्या क्या पॉसिबल ऑर्गेनिजम्स हैं आपके ICU में जो कि आपका एंटीबायोग्राम बताता है लोकल, और दूसरा ये होता है कि आप ग्राम स्टेन भेज सकते हैं, उसके जो ही रिजल्ट जल्दी आ जाते हैं 1 आध दिन में, तो आप वो वाली ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव जो भी ऑर्गेनिज्म आए उसके अगेंस्ट एम्पिरिक एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं। तो आपने माइक्रोबायोलॉजिकल जो स्पेसिमेन है एनालिसिस ज़रूर भेजना, जो ऊपर हम बात कर चुके हैं, ट्रेकियल एस्पिरेट या BAL या PSP, BAL एंड PSP बेहतर है। और जो स्पेसिफिक थेरेपी है वो ये होती है कि फिर आपके एंटीबायोटिक रिजल्ट आ गया, वो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक
करें। और वैप बंडल्स ऑलवेज अप्लाई देम। सो दैट्स अबाउट द वैप।